हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं शेर शाह के बारे में। कल मैंने हुमायूं के बारे में आप लोगों को बताया था। आज हम लोग बात करेंगे शेर शाह के बारे में। शेर शाह का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने एग्जाम में शेर शाह से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए। तो आज की क्लास में हम लोग शेर शाह के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं शेर शाह। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं शेर शाह का जन्म 1486 ईस्वी में नारनौल, हरियाणा में है। नारनौल में हुआ था। ठीक है, शेर शाह के पिता हसन खां जौनपुर के जागीरदार थे। जौनपुर के जागीरदार थे। ठीक है, शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। दक्षिण बिहार के शासक दक्षिण बिहार के शासक बहार खां लोहानी बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि प्रदान की। शेर खां की उपाधि प्रदान की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेर खां ने शाह की उपाधि धारण की। उसके बाद शेर शाह सूरी वंश का सूरी वंश का शासक था। शेर शेर शाह ने दक्षिण बिहार के शासक बहार खां लोहानी बहार खां लोहानी की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा दुदू बेगम से विवाह कर लिया। ठीक है, और विवाह करने के बाद बिहार पर उसका अधिकार स्थापित हो गया। ठीक है, विवाह के उपरांत वह बिहार का शासक बना। बिहार का शासक बना। ठीक है, अब
ये भाई साहब शासक बन गए और इन्होंने ही 1539 ईस्वी में क्या हुआ था, तो जो चौसा का युद्ध हुआ था, चौसा का, इस चौसा के युद्ध में इन्होंने पराजित किया हुमायूं को। और फिर इसने लड़ा 1540 में इसके बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, ठीक है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध इसने पढ़ा, कन्नौज का युद्ध लड़ा और इसमें भी इसने हुमायूं को पराजित कर दिया। और कहते हैं कि कन्नौज के युद्ध के उपरांत या कन्नौज के युद्ध के बाद शेरशाह ने दिल्ली में या दिल्ली पर आप कह सकते हैं, दिल्ली पर सूरी वंश की स्थापना की, ठीक है, सूरी वंश की स्थापना की। अब शेरशाह दिल्ली का शासक बन गया। कहते हैं कि 1545 ईस्वी में शेरशाह 45 ईस्वी में शेरशाह कलिंजर के शासक कीरत सिंह के विरुद्ध आग्नेयास्त्र चलाते समय मर गया। मतलब मिसाइल चला रहा था, वो आगे फटने की बजाय पीछे फट गया और यहीं पर शेरशाह की मृत्यु हो गई, ठीक है, ये जानकारी हमें मिलती है। शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था, ठीक है, इस्लाम शाह था। और सूरी वंश का अंतिम शासक सिकंदर सूरी था, जिसको हुमायूं ने पराजित किया था सरहिंद के युद्ध में, ठीक है, और उसके बाद हुमायूं ने दोबारा दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, ठीक है। शेरशाह को जाना जाता है उसके कार्यों के लिए, ठीक है। अब शेरशाह ने क्या क्या कार्य किए इसके बारे में बात करते हैं। तो शेरशाह ने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, ठीक है। उसके बाद जीटी रोड के किनारे सरायों का निर्माण कराया, सरायों का निर्माण करवाया, ठीक है। उसके बाद शेरशाह ने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया तथा 380 ग्रेन 380 ग्रेन के तांबे का दाम चलवाया, ठीक है। ये इसकी शुरुआत शेरशाह के द्वारा की गई। नेक्स्ट, शेरशाह ने कबूलियत
एवं पट्टा, कबूलियत एवं पट्टा व्यवस्था, कबूलियत एवं पट्टा व्यवस्था की शुरुआत की। ठीक है, अभी समझाता हूं मैं ये आगे क्या है। उसके बाद शेरशाह ने डाक व्यवस्था, डाक व्यवस्था की शुरुआत की। ठीक है, उसके बाद शेरशाह ने 1541 ईस्वी में 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः स्थापित किया। पाटलिपुत्र को पुनः स्थापित किया। ठीक है, दोबारा इस शहर को पुनः स्थापित किया था बाबर ने, शेरशाह ने। उसके बाद आप देखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखा है, पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे कि शेरशाह का मकबरा, शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार, सासाराम कहाँ पर, बिहार, बिहार में स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं शेरशाह के संबंध में। ठीक है, जो हमें ध्यान में रखने हैं। क्लियर? तो आइए इन पॉइंट्स को एक एक करके हम लोग समझते हैं, ये डेवलपमेंट्स क्या है, और फिर इनको देखेंगे कि ये डेवलपमेंट कैसे कैसे शेरशाह ने शुरू किया। और आपको मालूम है कि शेरशाह के बारे में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए ज़रूरी है कि क्या क्या शेरशाह के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, आइए तो दो बातें अभी हम लोग और करेंगे शेरशाह के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती हैं। एक तो शेरशाह ने 32 अंगुल का सिकंदरी गज एवं सन की डंडी भूमि की माप के लिए प्रारंभ करवाया। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है शेरशाह ने दिल्ली में किला ए कुन्हा मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में, शेरशाह के बारे में हमने करनी है। तो आइए मैं आपको एक एक करके ये सारे पॉइंट समझाता हूँ, फिर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है शेरशाह, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले शेरशाह के बारे में। शेरशाह के जन्म के रिगार्डिंग दो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग व्यू है। कानूनगो कहते हैं कि इनका जन्म 1472 में हुआ था, और एक और इतिहासकार है वो एक बोलते हैं कि 1786 में हुआ था। ऑलमोस्ट किताबों में
हमें 1786 ही मिलता है, इसलिए हम 1786 पर बात करेंगे। ठीक है, तो शेर शाह का जन्म तो 1486 ईस्वी में 1486 था। ठीक है, 1486 ईस्वी में नारनौल हरियाणा में हुआ था। ठीक है, इनके पिता हसन खां जौनपुर जो यूपी में वहाँ के जागीरदार थे। शेर शाह को बचपन में ही दक्षिण बिहार के शासक बहार खान लोहानी के यहाँ भेज दिया गया और बहार खान लोहानी की सेवा में शेर शाह रहता था। ठीक है, कहते हैं कि एक बार बहार खान लोहानी और शेर शाह दोनों शिकार करने गए और उस शिकार करने के दौरान एक शेर ने हमला कर दिया बहार खान लोहानी पर, जिसमें अपनी तलवार से फरीद ने उस शेर की हत्या कर दी, जिससे बहार खान लोहानी प्रसन्न होकर और फरीद को शेर खां की उपाधि प्रदान की। तो शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था और इसी के बाद उनका नाम पड़ गया शेर खां। ठीक है, आइए अब शेर खां के नाम से जाने गए, बाद में इसने शाह की उपाधि धारण की और वो शेर शाह कहलाया। क्योंकि शेर शाह सूरी वंश का था इसलिए उसका पूरा नाम शेर शाह सूरी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद शेर शाह ने दक्षिण बिहार के शासक बहार खान लोहानी की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा मतलब उसकी पत्नी थी दूदू बेगम से निकाह कर लिया और ऑटोमेटिकली जब निकाह करने के बाद उसके मरने के बाद बिहार का शासक बन गया। ठीक है, और वो बिहार पर शासन करने लगा। अब इसी दौरान शासक बनने के बाद 1539 ईस्वी में बंगाल से लौट के आ रहा था हुमायूं, जहां उसने चौसा में घेर लिया और वहीं पर लड़ाई होती है, हुमायूं को चौसा के युद्ध में हरा देता है। फिर उसका एम्बिशन महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है और 1540 ईस्वी में हुमायूं को एक बार दोबारा ललकार लेता है और हुमायूं से कहता है, आओ हुमायूं आ देखे जरा किसमें कितना है दम। और 1540 के बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर देता है शेर शाह और दिल्ली पर एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम था सूरी वंश। ठीक है, तो यही से शुरू होता है सूरी वंश और ये 1540 से 1555 ईस्वी तक 15 सालों तक दिल्ली पर सूरी वंश की स्थापना होती है और इस दौरान मुगल जो हैं वो निर्वासित रहते हैं, मतलब हुमायूं निर्वासित रहता है। ठीक है, कहते हैं 5 साल तक ही राज किया था शेर शाह ने। 1545 ईस्वी में शेर शाह कलिंजर के शासक कीरत सिंह के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था और कीरत सिंह का जो किला था कलिंजर का वो हाइट पर था और वो नीचे से तोप चला रहा था, पर गोला भरा तोप का गोला आगे फटने की बजाय पीछे फट गया और उसी में उसकी डेथ हो गई। क्लियर? तो आप देखेंगे इस तरह से शेर शाह की असामयिक मृत्यु हो गई 1545 ईस्वी में और सूरी वंश का जो सूरज था वो यहीं पर डूब गया। इसके बाद जो शासक है वो इतने अच्छे नहीं थे कि वो इस साम्राज्य को और शेर शाह की तरह आगे बढ़ा सके, वो बस सुरा और सुंदरी में डूबे रहे और पूरा चिलमचिली करते रहे, आग लगाते रहे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। शेर शाह के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा, बट वो इतना योग्य नहीं था। मैंने अभी बताया कि वो सुरा और सुंदरी में डूबे रहते थे। इस वंश का अंतिम शासक सिकंदर सूरी था, जिसको 1555 में आप देखेंगे सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने पराजित कर दिया और फिर से हुमायूं ने दिल्ली पर मुगल वंश की स्थापना कर दी, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सका था, मर मारा गया। ठीक है, अब शेर शाह का कार्यकाल सिर्फ 5 साल का रहा, लेकिन उस 5 साल में शेर शाह ने आग लगा दिए, पूरा एकदम धुआं धुआं कर दिया, हाहाकार मचा दिया। ठीक है, और एक ही चीज़ कहता था शेर शाह, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, और गुजर गया उसने। 5 साल में वो काम कर दिए जो पीछे के शासकों ने 20-20, 50 साल भी नहीं किए। पहला काम, भारत में इसने ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको हम आज के डेट में NH1 नेशनल हाईवे नंबर 1 कहते हैं, ये आप देखेंगे बांग्लादेश के ढाका से पाकिस्तान के लाहौर तक बनवाया, जो अब खत्म हो चुका है। अब ये आप देखेंगे कलकत्ता से अमृतसर तक ही है। तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, GT रोड, और इन रोड के किनारे सरायों का निर्माण कराया, अर्थात व्यापार के लिए लोग कहीं भी जाएं तो रात को हॉल्टेज के रूप में इन सरायों में रुके। इसलिए आप देखिए कई सारे अलग अलग भारत के राज्यों में कई सारे ऐसे जिले हैं जिनका नाम सराय के नाम पर पड़ा है, जैसे बेगूसराय, और उसके बाद आप देखेंगे एक और था यूपी में जिसका नाम बदल दिया गया
ठीक है। ऐसे कई सारे, तो ये सराय उसी समय के हैं जिनके नाम पर ये नाम पड़े, ठीक है। उसके बाद शेरशाह ने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया, अब भारत में रुपये का कॉन्सेप्ट शेरशाह के काल में ही आया, इसलिए रुपये की इजाद यही से हुआ और यही से रुपया नाम चला और आगे कंटिन्यू रहा और आज भी हमारी सोसाइटी में, समाज में, देश में कंटिन्यू है। तो चांदी का रुपया चलवाया जो 178 ग्रेन, ग्रेन का मतलब उसकी यूनिट थी, तो चांदी का रुपया, और 380 ग्रेन का तांबे का दाम चलवाया। ये दो करेंसी इसने इशू की शेरशाह ने, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद शेरशाह ने भूमि के लिए कबूलियत और पट्टा व्यवस्था की शुरुआत की। बहुत सारी जो जमीनें थी उनको आप देखेंगे कबूलियत और पट्टा नाम से जारी किया, जिसमें उनको मालिकाना हक दिया गया। अब आप उस पर अपना काम कीजिए और जो रेवेन्यू होता है उसका कुछ हिस्सा सरकार को दीजिए और अपना, जैसे आज लीज पर कोई प्रॉपर्टी हम लेते हैं और उस पर अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं और अपना काम करते हैं और टाइम टाइम पर उसका रेंट देते हैं या फिर जो अमाउंट होता है वो हम पे करते हैं उसके मालिक को। तो इस तरह की व्यवस्था शुरू की ताकि बहुत सारी जो ज़मीनें खाली पड़ी थी उसका सही इस्तेमाल हो सके और आप देखेंगे शेरशाह को फंड में पैसे भी मिले और साथ में उस ज़मीन का सदुपयोग हो। ऐसी व्यवस्था कबूलियत और पट्टा व्यवस्था के नाम से शुरू किया शेरशाह ने। उसके बाद शेरशाह ने भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत की। डाक व्यवस्था में पहले डाक व्यवस्था की नहीं थी। पहले क्या होता था कि आप अपना पत्र एक जगह से दूसरी जगह नहीं भिजवा सकते थे। अब यहाँ पर डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई जिस पर घोड़े पर चढ़ के चिट्ठियों को कलेक्ट करके और एक जगह से दूसरी जगह भिजवाया जाता था और उसको वितरित करवाया जाता था। तो इसने डाक व्यवस्था की शुरुआत करी शेरशाह ने। उसके बाद 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र जो आज पटना है वो पूरी तरह से नहस नहस हो गया था, तो पाटलिपुत्र को पुनः एक बार स्थापित किया उसने पटना नाम से, ठीक है। उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी जो एक फेमस कवि थे, उन्होंने वो शेरशाह सूरी के समकालीन थे। और आपको मालूम होगा कि पद्मावत एक मूवी आई थी और ये पद्मावत का जो स्टोरी है वही मलिक मोहम्मद जायसी की द्वारा लिखी गई पुस्तक पद्मावत से ली गई थी, ठीक है। तो ये एक फेमस कवि थे जिनका नाम याद रखिएगा और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का जो शेरशाह सूरी के समकालीन थे, ठीक है। अब आप देखेंगे शेरशाह का मकबरा एग्जाम में पूछा गया है, तो शेरशाह के मरने के बाद इनका मकबरा सासाराम बिहार में निर्मित करवाया गया और आज भी ये बेहद सुंदर और बेहतरीन आर्किटेक्चर है सासाराम में, ठीक है। तो याद रखिएगा शेरशाह ने 32 अंगुल का सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का इस्तेमाल किया भूमि की माप के लिए। सन की डंडी कुछ इस साइज की होती थी, जो मूंज के बीच वो लकड़ी होती है उसको बोलते हैं सन की डंडी, और सिकंदरी गज, ये दो नए पैरामीटर्स थे भूमि की माप के लिए जिसकी शुरुआत शेरशाह के द्वारा की गई थी, ठीक है। उसके बाद शेरशाह ने दिल्ली में किला ए कुन्हा मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर्स थे जो शेरशाह के द्वारा स्थापित किए गए। तो शेरशाह से संबंधित जो इंपॉर्टेंट तथ्य थे ये मैंने आपको बताया, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज ये क्लास हम यही समाप्त करते हैं। शेरशाह कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट कल की क्लास में हम लोग पूरा अकबर टेन्योर, और अकबर बड़ा है तो अकबर को हम लोग कोशिश करेंगे कल की क्लास में फाइंड अप करने का, मतलब ख़त्म करने का, और फिर 2 बचेंगे शासक, उसके बाद हम लोग मॉडर्न इंडिया शुरू करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सुबह की क्लास अपन कब से शुरू करें, 7 बजे की, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि कुछ बेहतरीन चीज़ शुरू करें सुबह, आप सभी लोग लाइव रहे, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, शुभ रात्रि।